IGNOU MS 01 Block 1 Unit 2 Responsibilities of a Professional Manager. प्रोफेशनल मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए होती हैं। ये स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ये कई तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी कंपनी से लेना देना है। तो पहला आता है इसमें कस्टमर्स, आपके स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, ग्राहक है वो आपका। दूसरे हैं आपके शेयर होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, उन्हें अपने पैसे पर रिटर्न चाहिए। तीसरे हैं आपके एम्प्लॉयज़ जो मेहनत से आपकी कंपनी में काम करते हैं। चौथे हैं वो सप्लायर्स जो आपको सामान सप्लाई करते हैं, आप उनकी वजह से हैं और वो भी आपकी वजह से हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स, वो एक कम्युनिकेशन लिंक है आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में। फिर आता है इंडस्ट्री एज ए होल और उसका कंपटीशन। आप इंडस्ट्री भी जो है वो आपकी स्टेक होल्डर है। कैसे? जैसे कि कोई भी बार्गेन करनी होती है, कोई गवर्नमेंट से कंसेशन चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो आप एक यूनियन फॉर्म करते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। एसोसिएशन या उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट के से अप्रोच करते हैं लॉबिंग के थ्रू, तो वो भी आपकी एक स्टेक होल्डर है। वहाँ पर भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। फिर आती है यूनियन। यूनियन जो है वो हमेशा तकलीफ़ नहीं देती है, वो यूनियन जो है वो भी आपके भले के लिए ही सोचती है। यूनियन भी जो है वो आप ही का हिस्सा है। फिर आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी आपकी उत्तरदायी है, आपको उसे टैक्स देना होता है, ड्यूटीज़ देनी होती है, कस्टम देना होता है। फिर लास्ट में आती है आपकी सोसाइटी एज ए होल। सोसाइटी एज ए होल कैसे? आप पॉल्यूशन करते हैं, आपने उनसे ज़मीन ली है, उस ज़मीन पर आपने इंडस्ट्री सेटअप करी है, वो डिस्प्लेस होते हैं, उनका ओरिजिनल लाइवलीहुड छिन जाता है, तो वो भी आपके लिए एक स्टेक होल्डर्स हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन सब लोगों के लिए होती है। हम एक एक करके सबको लेते हैं। कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू रेवेन्यू। तो कस्टमर को क्या चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हर एक इंसान के लिए क्वालिटी का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए डिज़ाइन हो सकता है, किसी के लिए सेफ्टी हो सकता है, किसी के लिए प्योरिटी हो सकता है, किसी के लिए हाइजीन हो सकता है, किसी के लिए उसके लुक्स हो सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी में डिफरेंस रखती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल जो बुक में दिया है वो दिया है कि जैसे कि कार जो है यूएस के अंदर एक सीट बेल्ट होना, एक सेफ्टी फीचर होना, एयरबैग्स होना, एयर कंडीशन होना, स्टूडियो होना, ये नॉर्मल चीज़ है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, लेकिन इंडियन सोसाइटी में से लग्जरी माना जाता है। फिर कस्टमर को आपको रीज़नेबल प्राइस देनी होती है, रिलायबल आफ्टर सेल सर्विस देनी होती है, उनको ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म, अगर कस्टमर को कोई कंप्लेंट है तो वो आपकी कंपनी को कहीं लिख सके, अपलेंट अथॉरिटी हो, और आपको जो है अनएथिकल प्रमोशंस नहीं करने चाहिए, अनएथिकल क्लेम्स। आपको किसी एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे क्लेम्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बाद में अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आप ही के कंपनी की इमेज को ख़राब करते हैं। फिर आते हैं सेकंड स्टेक होल्डर है हमारे शेयर होल्डर्स। उनको तो प्रॉफिट चाहिए, वो ऑनर्स हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें हमेशा इन्फॉर्म रखें अपने हर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पर, एक्टिविटीज़ पर, रिजल्ट्स को। आपको हर चीज़ जो है आपकी वेबसाइट पर बैलेंस शीट वगैरह सब देनी होंगी, आपको उन्हें बताना होगा, इंडिविजुअली बताना पड़ सकता है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी के थ्रू बताना पड़ेगा आपके सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, एक्टिविटीज़ और आप जो काम कर रहे हैं। जैसे सत्यम वाले केस के अंदर जो था, वो वहाँ के जो थे रामालिंगन राजू, उन्होंने फिनेंशियल फिगर्स के साथ छेड़खानी करी थी, तो वो उन्होंने अनएथिकल एक्टिविटी करी थी, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ अच्छा नहीं किया था। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, वो आपके इंटरनल कस्टमर्स हैं। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तभी कस्टमर सेटिस्फाई रह सकता है। आपके रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी है, अगर उसको सैलरी कम मिल रही है, वो दुखी है, तो वो कैसे आपके कस्टमर को स्माइल करके आपका सामान बेच सकते हैं? सेकंड चीज़ है उनको वेजेस और सैलरी फेयर होनी चाहिए।
आपको जो जितने भी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए, ग्रेजुएटी, इंश्योरेंस, बोनस, वर्क सेफ्टी, इन्वायरमेंट वगैरह। तो आपको एक इंटरनल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। बाहर तो आप मार्केटिंग करते ही हैं, लेकिन आपको अपनी ही कंपनी की मार्केटिंग अंदर भी करनी होती है। उनमें विश्वास डालना होता है, उनमें जोश डालना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है। फिर आपको जो CSR एक्टिविटी करते हैं वो आपको विद इन कंपनी करनी पड़ती है। आपके जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनके लिए, जो उनकी सोसाइटी, उनके लिए टाउनशिप बनानी पड़ती है, उनकी टाउनशिप की साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है बॉन्डेड लेबर से फ्री रखना पड़ता है। तो ये सारी जो है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आपके एम्प्लॉयज़ के लिए है। फिर आपके लिए सप्लायर के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ होती हैं उनका जो सप्लाई के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो स्टीयरिंग अलग आता है, बोल्ट अलग आता है, टायर अलग आता है, तो ये बहुत दूर दूर से अलग अलग बहुत सारे वेंडर्स लेकर के आते हैं। इन सब वेंडर्स को मैनेज करना होता है। कई बार इन वेंडर्स को प्रॉब्लम होती है, कैपिटल के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्नोलॉजी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसकी मदद करनी पड़ती है। दे आर पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन, दे प्रोवाइड इनपुट, दे 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 आर पार्टनर इन सप्लाईज। वो आपकी इन्वेंट्री को खुद मॉनिटर करते हैं। कई बार उनके पास भी आपका ERP सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जस्ट इन टाइम भी वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सप्लायर के लिए भी होती है कि उन्हें टाइमली पेमेंट दिया जाए। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, जैसा कि बताया गया कि वो लिंक होते हैं एक्चुअल फर्म और कस्टमर के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। वो एक वैल्यूएबल सोर्स भी हैं फीडबैक का। उनको टाइमली क्वालिटी सप्लाईज देना बहुत ज़रूरी है। डीलर्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रोडक्ट को आगे बेच सके, और ज़रूरत पड़ने पर उनको क्रेडिट भी देना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पर उनको कि उनकी जो प्रमोशन कॉस्ट है वो भी आपको शेयर करनी पड़ सकती है। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने आपसे कोई प्रोडक्ट लिया और वो अब बेचना चाहता है, वो आपका कोई रोड शो कर रहा है, आपकी मान लेते हैं आपकी एक कार की फैक्ट्री है और वो रोड शो कर रहा है आपकी कार को बेचने के लिए, तो वो जो खर्चा है वो थोड़ा आप भी बेयर करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो आखिर आप ही का है। आफ्टर सेल सर्विस भी उसको बढ़िया देनी पड़ती है, और कभी कभी आप उसके शोरूम के डेकोरेशन के अंदर भी अपना खर्चा करते हैं। फिर इंडस्ट्री और उसके कंपटीशन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो लॉबी करते हैं, लॉबिंग करके जो है वो अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने रखते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ज्वेलर्स ने जो है वो एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इन सब लोगों ने मिलकर के स्ट्राइक कर दी थी ऑल ओवर इंडिया। ये कंसेशन लेने के लिए गवर्नमेंट से ये लॉबिंग करते हैं। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह के लिए भी काम आते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो परफॉर्मेंस को भी, आपकी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन के लिए। यूनियन जो है वो कंपनी की फ्रेंड होती है। हमें उसकी बार्गेनिंग पावर को एक्नॉलेज करना चाहिए। वो अटैम्प्ट करती है, आपको अटैम्प्ट करना चाहिए कि यूनियन को जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर आप उसको शामिल करें। एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो यूनियन के साथ बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, आप गवर्नमेंट को टैक्स और ड्यूटीज़ टाइमली पे करें और आप जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंडर में ही काम करें। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए। आपने लैंड ली है, जैसे टाटा नैनो ने लैंड ली थी वेस्ट बंगाल के अंदर, और जैसे कि आप पॉल्यूट भी करते हैं सोसाइटी को, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हैं वो उन लोगों का करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने आपको ज़मीन दी, माइग्रेट हुए, उनका लाइवलीहुड छिन गया। लैंड चले जाने से केवल किसान का लाइवलीहुड नहीं गया, उस किसान के साथ जो वहाँ पर बार्बर था या वहाँ पर जो फिशरमैन था उसका भी लाइवलीहुड गया है। वो ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन वो उन लोगों के भरोसे था। तो अगर जिन किसानों का लाइवलीहुड गया, जिनकी आपने ज़मीनें ली हैं, तो उनका भी लाइवलीहुड गया। और ये एक और जो है, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए दिखाते हैं, ये एक और तरीका है मार्केटिंग करने का। ये आपकी कंपनी की इमेज को बिल्ड करता है, और सोसाइटी जो है वो आखिर में आपके अल्टीमेट कस्टमर्स ही होते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील की एक टैगलाइन है, वी ऑल्सो मेक स्टील, जिसका मतलब है कि हम स्टील भी बनाते हैं। तो मेजर काम क्या?
मेजर काम है उनका, मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए। सेकेंडरी वर्क वो मानते हैं स्टील बनाना। तो इसी के साथ यूनिट 2 कंप्लीट होती है। ये भी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं उसी को याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत बस सरसरी निगाह से आप बुकलेट देख लें। थैंक यू।